बात करते हैं अब गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो गाइडिंग वैल्यूज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती है, उसके बारे में समझते हैं। So in this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. ठीक है ना। तो अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझते कि भाई ये बेसिक चीज है क्या, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिसके आधार पे ढांचा बनता है। तो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा क्या है, इतना अट्रैक्टिव है और लोग उसे इतना अच्छा और इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सो सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स। मतलब आपने देखा होगा कि काफी लोग हैं, यहां पर भी आपने ऐसे बहुत सारे ये देखे होंगे पिक्चर्स कि हाँ इन लोगों का योगदान है हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जैसे आप ये देखेंगे एस सी मुखर्जी, फिर हुए जयपाल सिंह, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, मतलब इन सब का काफी बड़ा योगदान था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। बट इसमें आपको एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर नहीं दिख रहा होगा, वो है महात्मा गांधी। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ था और उसे एग्जीक्यूट करा था 1950 26 जनवरी। तभी हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है ना। बट महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी का 1948 में ही क्या हो गया था, असैसिनेशन हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। चलो, अब ये महात्मा गांधी ने कुछ लिखा था उनकी एक किताब में, यंग इंडिया 1931 में। तो ये क्या लिखा था, आई शॉल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल ट्रेलडम एंड patronage. I shall work for India in which the poorest shall feel that it is their country in whole making they have an effective voice. एंड इंडिया इन विच देयर शॉल बी नो हाई क्लास एंड नो क्लास ऑफ पीपल। उनका ये मानना था कि मैं इस देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहूंगा या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहूंगा जिसमें इंडिया में कोई भी ऐसी समस्या ना हो। कैसी समस्या है, जैसे इंडिया में जो सबसे गरीब है वो भी ये सोचे कि हाँ ये मेरा देश है और इस देश में अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है, इस देश में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वो मेरे बिना नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने बोला कि मैं इस देश को, इंडिया को, एक ऐसा कंट्री बनाना चाहूंगा जहां पर कोई भी डिफरेंस ना हो हाई क्लास ऑफ पीपल एंड लो क्लास ऑफ पीपल में। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा कंट्री बनाना चाहूंगा इंडिया को जिसमें सारी की सारी कम्युनिटीज, चाहे वो कास्ट वाली हो चाहे वो रिलीजन वाली हो, पर सब एक साथ हार्मनी पीस में रहे। देयर कैन बी नो रूम इन सच इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी अनटचेबिलिटी वाला सीन नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होते हैं ये सारी चीजें भी इस देश में नहीं होगी। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। तो इक्वल राइट्स प्रोवाइड होंगे मैन एंड वुमेन को। आई शॉल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। तो मुझे सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये महात्मा गांधी का ड्रीम था और उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था। ठीक है। तो दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये ड्रीम शेयर करा था जिसमें उनका मानना था कि जो इनइक्वालिटी है, जो अनटचेबिलिटी, ये सब खत्म होनी चाहिए, ये सब इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत वो क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है ना। बट थोड़ी सी क्या होती है, अपन जैसे कह रहे हैं कि हाँ इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है। महात्मा गांधी का पर्सपेक्टिव इनइक्वालिटी के प्रति थोड़ा अलग था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो पर्सपेक्टिव था अनटचेबिलिटी को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, वो थोड़ा अलग था और महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा डिफरेंट भी था। इस वजह से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनती नहीं थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफी बार महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी करा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन्स गांधी जी को पसंद नहीं करते थे इस विषय को लेकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कंक्लूजन स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उन्होंने क्या बोला था, ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब बहुत ज्यादा टकरावट होने वाली है, अभी भी दिक्कतें होगी, क्योंकि आप एक ऐसी चीज खत्म कर रहे हो, आप इनइक्वालिटी जो खत्म अपन कर रहे थे 1950 में, आप वो एक ऐसी चीज खत्म कर रहे हो जो इस देश में सदियों से चलती आ रही थी। और अब आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से क्या ये चीज एकदम से चली जाएगी। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, पॉलिटिक्स में हमारे पास इक्वालिटी आ गई, ठीक है ना, मतलब आपने रिजर्वेशन दे दिया SC ST वालों को, तो वहां पर आपको इक्वालिटी आ गई। बट आज भी हम सोशल और इकोनॉमिक फॉर्म में हम बहुत ज्यादा अनइक्वल है।
इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में क्या होता है, वन मैन वन वोट और हर एक वोट की एक वैल्यू, बट इन अवर सोशल एंड कॉमन इकोनॉमिक लाइफ वी शॉल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो रियलिटी उन्होंने बोली कि हाँ आज भी भले हम वोट के आधार पर कह सकते हैं कि एक इंसान के पास एक वोट है और एक वोट की एक वैल्यू है, बट अगर हम सोशल और इकोनॉमिक लेवल से देखें तो हर इंसान के पास अलग अलग फाइनेंस होता है, तो हर इंसान की इक्वल वैल्यू नहीं होती है, रिच की ज्यादा वैल्यू, पुअर की कम वैल्यू। So how long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. ठीक है। सो फाइनली अपन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सी स्पीच है। 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को ये स्पीच दी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस स्पीच मानी जाती है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये की गई थी, हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। So long years ago, we made a thirst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very sustainably. तो आप ये स्पीच को पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट स्पीच है, ये उन्होंने इंग्लिश में ही बोली थी। इसके अलावा ये अगर आपको ये स्पीच यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब पे भी आपको ये स्पीच मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे डालना जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट स्पीच या इंडिपेंडेंट स्पीच, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बात करें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना, तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में अपन अगर देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा है छोटा सा एक लिखा हुआ है पेज, और इसी जो ये पेज है इसी में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको क्या करा गया है, येलो से क्या करा गया, हाईलाइट करा गया है। इसके अलावा अपन देखें कि जैसे ये सोवर्जिन ये वर्ड हुआ, फिर सोशलिस्ट वर्ड हुआ, सेक्युलर हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, तो ये सारे वर्ड्स हुए, ये इस एक पेज पे लिखे हुए, और इन सारे वर्ड्स को यहां कोने में एक्सप्लेन करा गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए इस पेज के बारे में। अब ये पेज है क्या, ये पेज वो है प्रेएम्बल। क्या है, प्रेएम्बल है ये पेज। प्रेएम्बल क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसके जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो है प्रेएम्बल। मतलब बहुत ज्यादा बेसिक चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप ठीक है पढ़ोगे एक एक आर्टिकल को, पर अगर आप इस प्रेएम्बल को पढ़ लेते हो तो आपको एक बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सेक्युलर मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मिलेगा, सोशलिस्ट मिलेगा, सोवर्जिन मिलेगा, जस्टिस, लिबर्टी, ये सारी चीजें एक एक अब चीज करके समझते हैं। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश के लोग, ठीक है ना, हमारे देश के लोग आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और वही क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स भी बन सकते हैं, पर कोई बाहर का किंग या कोई बाहर का आउटसाइडर नहीं आ सकता है हमारे देश को रूल करने के लिए, ठीक है ना। अब आता है सोवर्जिन। सोवर्जिन मतलब क्या है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोवर्जिन मतलब हमारा जो देश है वो एक इंडिपेंडेंट देश है, हम अपने देश में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हम खुद, हमारी गवर्नमेंट लेती है, किसी बाहर के कंट्री को या किसी बाहर के इंसान को ये ताकत नहीं है कि वो हमारे देश के डिसीजंस में दखल अंदाजी कर सके। अब क्या है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या होता है भाई, देखो, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ना गवर्नमेंट को ऐसा, मतलब अभी सोशलिज्म थोड़ा कम हो गया अपने देश में भी। सोशलिस्ट मतलब होता है गवर्नमेंट को ये मेंटेन करके रखना है कि हर इंसान इक्वल पैसे वाला हो, कोई ज्यादा गरीब अमीर ना हो, मतलब इतना डिफरेंस ना हो। इस वजह से गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स निकालती है, सिलेंडर वाली स्कीम्स, पर आयुष्मान, लोग गरीब लोगों के लिए फ्री घर बनते हैं, उन्हें सस्ते में अनाज मिलता है। तो ये सब वो क्यों करती है, जिससे क्या हो, जो एक डिफरेंस है इकोनॉमिकली, जो सोशली एक डिफरेंस चल रहा है गरीब और अमीर के बीच में, वो डिफरेंस कम हो सके। सेक्युलर वर्ड मतलब क्या है, इस देश में हर इंसान के पास अधिकार है आपको अपने धर्म को मानने का, आपको अपनी मान्यताओं को फॉलो करने का। कोई भी आपको डिसरप्ट, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि आपको ये फॉलो नहीं करना है।
अब आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में बात करें तो एक इस प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, हमारे जो पार्टीज होती है वो इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट होती है, जो पीपल होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होता है। मतलब डेमोक्रेसी मतलब तो आपको पता ही होगा, इतना सोचने की क्या बात है। चलो रिपब्लिक मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिटरी पर्सन। ठीक है ना। रिपब्लिक मतलब होता है जो हमारे स्टेट का हेड है। हमारे स्टेट का हेड कौन है, मतलब स्टेट हेड मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा हेड माना जाता है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, ये भी इलेक्ट होता है। ठीक है ना। भले पार्लियामेंट में इलेक्ट होता है बट ये कोई प्रिंस वगैरह नहीं होता है। जस्टिस वर्ड से ही आपको समझ गया होगा। ठीक है ना। जस्टिस सिटीजन्स को मिलता है, अगर उससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बेस पे या कोई भी क्राइम वगैरह हो रहा है तो जस्टिस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, उसके पास आजादी। ये जो वर्ड हुआ था ये हमने लिया था फ्रांस से। ठीक है ना। लिबर्टी मतलब आजादी है, फ्रीडम है इतनी हमारे पास, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, ये सब चीजें हम पे। इक्वालिटी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम सब इक्वल है बिफोर द लॉ, कोई भी हमसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी बेसिस पे। ठीक है ना। और फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, दैट ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है ना। कोई भी एक दूसरे को इंफीरियर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, सारे के सारे एक साथ मिलजुल कर रहेंगे इस देश के रहवासी। ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में आप देखिए एक बार, इसमें आपको कोई भी डाउट आए बताइएगा। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा हमसे। देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन भी करे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव भी मिलेगा। अपन आगे चल के अभी आगे टॉपिक्स में और देखेंगे ये जब नए चैप्टर्स आएंगे। तो मुझे क्या लगता है कि अब आपको इस चैप्टर का, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ, तो हमने क्या करा, मैं आपको एक समरी देता हूं। हमने क्या करा इस चैप्टर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाने से पहले हम गए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, देखी क्या परेशानी नेल्सन मंडेला ने झेली अपने देश को आजाद करवाने में फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटीज। पर वहां पर अब लोग सब साथ में रहने लगे, व्हाइट और ब्लैक्स। ठीक है ना। वहां पर एक अपार्टाइड की स्कीम चलती थी। वहां पर हमने देखा कि यार साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बेहद अनोखा और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज नया नया आया ना, 1994 में आया था। उसके बाद हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ गए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। फिर हमने देखा कौन कौन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में अपना योगदान दिया है। हमने कुछ ऐसी स्पीचेस देखी, महात्मा गांधी की यंग इंडिया की एक छोटी सी अपन ने कटआउट देखा, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, और फिर हमने इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली स्पीच फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू अपन ने देखी थी। मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें एक नया चैप्टर चालू करेंगे। हो सकता है वो चैप्टर किसी का भी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो। फिर से अपन शुरुआत करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे। और आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो मेल लिखा है उस पे। थैंक यू वेरी मच।